मंगलम कुर्मः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयः प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः सर्वेभ्यः। गतकक्षायाम् अस्माभिः समासप्रकरणम् अधीतं। समासप्रकरणे अपि प्रारम्भः तु अस्माभिः द्वन्द्वसमासेन कृतः। द्वन्द्वसमासे अपि मुख्यत्वेन इतरेतर द्वन्द्वसमास विषये अस्माभिः ज्ञातं। यदा द्वयोः पदयोः समाहारः इतरेतर द्वन्द्वः करणीयः तदा तत्र सर्वदा द्विवचनं भवति। अन्यथा यदि बहूनि पदानि सन्ति, बहूनां पदानां यदि तत्र इतरेतर कर्तव्यः चेत् तत्र बहुवचनम् इत्यादिकं भवति। तद्विषये अस्माकं चिन्तनम् अभूत्। तदनन्तरं समाहारद्वन्द्वविषयकाः चत्वारः मुख्यनियमाः मया पाठिताः, यत्र मुख्यत्वेन अस्माकं चिन्तनं साहचर्य उपरि भवेत्। यदि तत्र द्वयोः वस्तुयोः साहचर्यं भवति, वस्तु यथा गूढ तथा तिल एतेषां लड्डुकं निर्मायते खलु अस्माभिः, तद्वत् गूढाश्च अथवा गूढश्च सिंगुलर अपि शक्यते, तिलाश्च, तयोः समाहारे तत्र किं भवति? समाहारे नपुंसकत्वम् एकवचनं च भवति। गूढ तिलम् अथवा तिलगूढम् इति कर्तुं शक्यते। एकः समाहारविषये। द्वितीयः नियमः दृष्टः, यत्र यदि जातवैरम् अस्ति, if there is a jata vaira, if there is a enmity from the birth, then there also samahara dvandva we can do. For example, mushakah and marjarah. Mushaka means rat and marjara means cat, female cat or even masculine. तो दोनों का वैर होने के कारण वहां क्या होगा? समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व जब भी करते हैं तब वहां नपुंसकत्वम आ जाता है और एक वचनत्वम वहां रखते हैं, तो समाहार द्विगु में बन जाएगा मूषक मार्जारम। यदि शरीर का कुछ अवयव दिखाना है, उनका समूह वाचक शब्द कुछ बनाना है, तो हम क्या करते हैं? फिर से समाहार द्वंद्व करते हैं। जैसे कि हस्तौ च पादौ च हस्तपादौ, तो हाथ इन दोनों का समुदाय है और पैर, दो पैर, इनका समाहार द्वंद्व जब करते हैं तो समाहार द्वंद्व में नपुंसकत्वम एकवचनत्वम ये सारा आ जाता है। तो एक शब्द बन जाएगा पाणिपादम। पाणिपादम ओ हो गया तीसरा प्रकार। और एक हमने देखा जहां सूक्ष्म जीव है, जैसे कि युकाश्च लिकाश्च, तो युकालिक्षाः ऐसा न करते हुए समाहार द्वंद्व करके एक वचन वहां आ जाएगा, युकलिक्षम ऐसा बन जाएगा। तो दिस वाज रिगार्डिंग द्वंद्व समास। देन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। बहुत सिंपल है, कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव को? तो यदि समस्त पद में आपको पहला वाला पद यदि अव्यय दिख रहा है तो वहां अव्यय भाव समास होता है। और अव्यय भाव समास, इसका जब भी आपको समस्त पद दिखेगा, समस्त पद हमेशा अव्यय रहेगा। पहला पद तो अव्यय रहता ही रहता है, लेकिन जब उसका समास हो जाता है तो भी वहां अव्ययत्व आ जाता है और वो शब्द चल नहीं पाता।
जैसे कि यथामति, यू कैन नॉट डिक्लाइन लाइक यथामति ही, यथामति, यथामतयः, नो, in all forms, in all numbers it will look same. Yathamati, yathashakti, there will not be any visarga, etc. That was regarding avyabhava samasa, and the main, the sutram regarding that was avyam vibhakti sameepa samruddhi vrudyartha bhavatyaya samprati shabda pradurbhava paschad yathanupurvya yoga padya sadrusha sampatti sakalyanta vachaneshu. In this 16 meaning, with these 16 words there would be some अव्ययs, राइट. फॉर एग्जाम्पल विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का यूज किया जाता है. जैसे कि हमें बोलना है आत्म विषयक, तो समस्त पद हो जाता है अध्यात्मम. यदि हमें बोलना है हरि में, हरऊ, इस अर्थ में, तो हम बोलेंगे अधिहरि. सिमिलरली देर आर विभक्ति समीप, समीपार्थक हमने देखा उप शब्द का यूज किया जाता है, जैसे कि रामस्य समीपम उपरामम, हाँ, कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम, ये वगैरह अव्यय भाव का भी अच्छे से अभ्यास किया. उसके बाद अव्यय भाव के बाद हमने कल तत्पुरुष का अभ्यास किया. तत्पुरुष में मुख्यत्वे हमने द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन 6 तत्पुरुष समासों का अच्छी तरह से अभ्यास किया. उसके बाद हम आज देखेंगे कर्मधारय. अभी कल का थोड़ा सा 1-2 मिनट में आवर्तन कर देता हूं. द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? यदि आपको उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्तापन्न आदि शब्दों में से कोई शब्द मिल रहा है उत्तर पद में, तो दैट इज डेफिनेटली द्वितीय तत्पुरुष समास. तृतीय तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? तो तृतीया में क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द जैसे कि पूर्व, सदृश, सम, उन, अर्थ वगैरह वगैरह, ये शब्द यदि उत्तर पद में दिखाई दे रहे हैं तो उनके साथ पहला वाला जो पद आएगा वो तृतीया में आएगा जब विग्रह करेंगे. बेसिकली मासेन पूर्व, मास पूर्व, मातृ सदृश, मात्रा सदृश, मातृ सदृश, यह ऐसा समस्त पद होगा. So similarly you can focus on that particular sutra. Then we have studied चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसके उत्तर पद में तदर्थ मतलब प्रकृति विकृति भाव या कॉज एंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि हिरण्याय कुंडलम, राइट. और यूपधारु, यूपदारु ये प्रसिद्ध उदाहरण है. तो तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षितैहि, ये इनमें से कोई पद आपको यदि उत्तर पद में दिखाई दे रहा है तो उनको क्या बोलेंगे हम? चतुर्थी तत्पुरुष समास बोलेंगे. उसके बाद पंचमी तत्पुरुष बहुत ही सिंपल है. भयवाचक या रक्षावाचक कोई भी शब्द उत्तर पद में है तो उस समास को हम क्या बोलेंगे? पंचमी तत्पुरुष. फॉर एग्जाम्पल व्याघ्र भीति ही, व्याघ्राद भीति ही, व्याघ्र भीति ही, भयम, चोराद भयम, चोर भयम, ये भयवाचक जितने भी शब्द आएंगे उनके साथ पंचमी तत्पुरुष होगा. षष्ठी बहुत सिंपल है. षष्ठी में जहां जहां संबंध दिखाना है, कुछ भी संबंध हो, चाहे पुत्र पौत्र हो, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो, वहां षष्ठी तत्पुरुष हम यूज करेंगे. जैसे कि राम भक्त, राम भक्त, रामस्य भक्त, राम भक्त, दोनों के बीच में स्वामी भक्त संबंध होने के कारण वहां षष्ठी तत्पुरुष कर सकते हैं. सप्तमी के बारे में एक ही सूत्र था, सप्तमी शौंडई ही. शौंडई मतलब एक्सपर्ट. इफ somebody is expert in doing something, for example शास्त्र निपुणः, शास्त्र पंडितः, यदि वो किसी शास्त्र में प्रवीण है, पंडित है, कुशल है, निपुण है, तो उन कुशल, निपुण आदि शब्दों को यदि आप उत्तर पद में देख रहे हो तो दैट इज डेफिनेटली सप्तमी तत्पुरुष समास. तो यहां तक हमने देखा था. उसके बाद मैंने लास्ट के 2 मिनट में अस्मद और इस्मत शब्द का यूज हम बहुत बार संबंध दिखाने के लिए और समास में, तृतीय समास में करते हैं. तो बेसिकली जब अस्मत् सर्वनाम या युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं और हमें सिंगुलर दिखाना है, मम गृहम ऐसा मुझे बोलना है, समास करना है उस पद में, तो अस्मत् शब्द विल बी रिप्लेस बाय मत, लाइक मद गृहम, दैट इज समस्त पदम, एंड मम गृहम इज विग्रह. सिमिलरली तव गृहम, it would be त्वद्गृहम.
राइट। तो सिंगुलर में अस्मत् सर्वनाम विल बी रिप्लेस्ड बाय मत, और मत आदेश विल बी देयर, एंड युष्मत् शब्द देयर वुड बी त्वत् आदेश, त्वद्गृहम। उसके बारे में मैंने बोला। बहुवचन में तो प्रातिपदिक डायरेक्टली अस्मद युष्मद यूज किया जाएगा। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग समास इन द सेंस तत्पुरुष, then that's good. If you don't have questions, then I will take up next samas. Shall I? Okay. Yes. Hmm. Today we are going to learn कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषताएं क्या है? बेसिकली कर्मधारय समास is a part of तत्पुरुष. When I say it is a part of तत्पुरुष, I mean तत्पुरुष समास is उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद की यहां प्रधानता रहेगी। कर्मधारय समास तत्पुरुष का प्रकार होने के कारण कर्मधारय में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें ज्यादातर विशेषण प्लस विशेष्य आपको समस्त पदों में, पूर्व पद में, उत्तर पद में दिखाई देता है, या उपमान उपमेय भी दिखाई देता है। अभी उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स प्लस उसके प्रकार, कर्मधारय के बहुत सारे प्रकार हैं, प्लस हम कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रकार तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। इसमें क्या होता है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय पहला प्रकार है, जिस समास में विशेषण पूर्व पद में रहता है और उत्तर पद में विशेष्य पद रहता है। अभी विशेष्य एंड विशेषण, इन दोनों का अंतर क्या है? विशेषण मतलब एडजेक्टिव, विशेष्य मतलब जो पदार्थ डिफाइन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्नतः वृक्षः। अभी इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है और विशेषण पद क्या है, ये बहुत बार कैसे आपको समझ में आ जाएगा। वृक्ष क्या है? वृक्ष इज बीइंग डिफाइंड, तो इट इज विशेष, करेक्ट। और उसको डिफाइन करने के लिए कुछ यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, वो क्या है? उन्नतः। ठीक है ना? तो यहाँ पूर्व पद में आपको विशेषण मिल रहा है, उत्तर पद में आपको विशेष्य पद मिल रहा है। इसलिए इस समास को, इस कर्मधारय समास को हम नाम क्या देंगे? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। जिसके पूर्व पद में विशेषण आता है उस कर्मधारय को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास बोलते हैं। अभी ये कर्मधारय समास समझते मतलब हमें ऐसा समझना है, इसका विग्रह वाक्य हमें समझना है। जैसे कि जब भी आपको उन्नत वृक्ष ऐसा समस्त पद मिल रहा है, उसका विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह करने के दो उपाय हुए। पहला उपाय उन्नतः च वृक्षः च, ऐसा एक कॉमन मेथड भी है इसकी। या ज्यादातर फेमस क्या है? उन्नतश्च असौ वृक्षः उन्नत वृक्षः, ये वाली मेथड फेमस मेथड है। तो वेन एवर यू फाइंड एनी वर्ड समस्त पद कंपाउंड वर्ड विच हैज विशेषण पूर्व पद प्लस विशेष्य उत्तर पद, then while doing vigraha vakya of that samasa, it will be unnatascha asau वृक्षः, like that। ठीक है? और भी विग्रह वाक्य करते समय असु असौ का प्रयोग तो साधारण प्रयोग है, उसके अलावा तत्सर्वनाम का यूज कर सकते हैं या इदम सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि उन्नतः च एषः वृक्षः, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, अथवा कोई दूसरी वस्तु है, पुष्पम है, उन्नतम सुंदरम च तत् पुष्पम च, अथवा सुंदरम च एतत् पुष्पम च, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा सुंदरम च इदम पुष्पम च, ऐसा भी कर सकते हैं। विग्रह वाक्य में ऐसा चलता है। ठीक है? तो जिसके पूर्व पद में विशेषण पद आ रहा है उस कर्मधारय को हम नाम देंगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। अभी कर्मधारय क्यों? नीलम उत्पलम। करेक्ट, अनदर एग्जांपल ऑफ विशेषण पूर्व पद। ठीक है? वहां उपमान उपमेय भी होता है। अभी इसके पहले कुछ, यस यस सर।
सर ये जो कमला नयना हा जो शब्द आहे हम्म ह्याचा पण विशेषण म्हणजे कर्मधारय समास होऊ शकेल का? कमला नयन म्हणजे कमळासारखे नयन, तर विशेषण दैट इज नॉट कर्मधारय. ओके. Why it is not? Because if you are defining a person, हम्म. that time it is going to become bahuvrihi samas. And if you want to make the karmadhare of the, by using those padas like a neel, what you said, kamala nayana. Nayana shabda, it is not in pullinga. It is in neuter gender. येस. नपुंसकलिंग. तो कमलम नयनम, कमलम इव नयनम ऐसा समास होगा तो कमल नयनम ऐसा समस्त पद बनेगा और वो कर्मधारय कहलाएगा. ओके. इफ यू आर सेइंग कमल नयन, देन कमले इव नेत्रे अथवा नयने यस्य सह, वो अन्य पद प्रधान होने के कारण उसको बहुरी कहा जाएगा. ठीक है, विल टेक अप येस. दैट टॉपिक बहुरी टुमारो, इन येस. टुमारो. येस. ओके. तो बेसिकली इस कर्मधारय के इतने सारे प्रकार हम देखने वाले हैं, जैसे कि विशेषण पूर्व पद महोदय, कर्मधारय. एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, पूछिए. शरद ज्योत्स्ना, शरद ज्योत्स्ना. Okay, okay. What will happen if we take the examples, etc. in between? I think I will not be able to cover all 9 samas today. तो मैं क्या करता हूँ, आपका ये एग्जाम्पल मुझे क्लास के बाद पूछिएगा. शरद ज्योत्स्ना ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ. ठीक है. अस्तु. अद्य अधुना किं कुर्मः, पूर्वं कक्षां समापयामः. तत्र एव भवतां स्पष्टताम् आयाति. भवद्भिः तत्र एव स्पष्टतां प्राप्स्यन्ति इति अहं मन्यामहे. मन्ये अहं. चेत् पश्यामः, अनन्तरं पश्यामः तत् पुनः अभ्यासं कुर्मः तेषां पुनः. तो विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद, इसमें हमेशा विशेषण, जो विशेषणवाचक शब्द रहेगा वो पूर्व पद में यदि दिखाई दे रहा है तो उस समास को हम नाम दे देंगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय. तो एडजेक्टिव विल बी इन फर्स्ट पद. फॉर एग्जाम्पल नील मेघ, तो बन जाएगा नील मेघ. दीर्घ रज्जु, दीर्घा रज्जु, दीर्घ रज्जु. उन्नत वृक्ष, उन्नत वृक्ष. इनके पहले पद में क्या था? विशेषण था, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय. दूसरा समास का भेद है. दूसरा समास है विशेषण उत्तर पद. मतलब इसमें क्या रहेगा? ऑब्वियस है कि विशेषण एडजेक्टिव जो है वो सेकंड पद में, इन द सेंस उत्तर पद में रहेगा. फॉर एग्जांपल वैयाकरण ख सूचि, द रेयर एग्जांपल्स ऑफ विशेषण उत्तर पद. सो दैट इज हाउ आई हैव मेड दोज टू समास इनटू रेड. ठीक है. तो इसका अर्थ बता देता हूं. वैयाकरण क सूची ही ऐसा शब्द तब प्रयोग किया जाता है जो जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे बाबा मैंने तो ये पढ़ा था, लेकिन यदि किसी ने प्रश्न पूछा तो वो पर्टिकुलर याद नहीं आता, जो भी पढ़ा है, जो भी वो पूछ रहा है वो टॉपिक याद नहीं आता. तो ऐसा वो दिखाता है कि अरे मुझे सब याद है लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं, तो वो ऊपर देखने लगता है, आकाश के ऊपर देखने लगता है. तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है सामने वालों को, अरे बाबा इसको बहुत सारा याद है लेकिन अभी इसको याद नहीं आ रहा है. तब जाकर के इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वैयाकरण ख सूचि ही. मतलब जिसको कभी प्रश्न प्रश्न पूछा जाए तब जाकर के उसको अपेक्षित समय पे उत्तर नहीं आता, उसको वैयाकरण ख सूचि बोलते हैं. ठीक है. ये हो गया विशेषण उत्तर पद का एक एग्जाम्पल. वैसे एक दो और भी एग्जाम्पल शास्त्रों में फेमस है, जैसे कि मीमांसका पूर्व रुट, ऐसा एक शब्द आता है, वो मैं बाद में बताऊं. अगला प्रकार वही रहेगा. तीसरा पद है, तीसरा समास का इसका प्रकार है विशेषण उभय पद. विशेषण उभय पद, इसमें क्या होता है? दोनों पदों में, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी क्या होता है? विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है. उदाहरण क्या है? शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, है ना. शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण. वैसे कृतम च अकृतम च कृताकृतम, सत्यम च असत्यम च सत्यासत्यम. महोदय, नील लोहितम, हाँ, नील लोहितम. नील लोहितम, करेक्ट. नीलं च लोहितं च नील लोहितम. ओके. तो ये हो गए विशेषण उभय पद.
उसके बाद आता है उपमान पूर्व पद। उपमान मतलब सिमिली, जहां सिमिली दिखाई देवे, जैसे कि मेघ इव श्याम, यदि किसी को डिफाइन करना है, वो श्याम है, वो कृष्ण वर्णीय है, किसके समान सिमिली दी जाती है? क्लाउड की। वो क्लाउड के समान, मेघ के समान, ढगा सारखा तो कसा आहे? काळा आहे। ठीक है ना? तो यदि पूर्व पद में, मैंने बताया कि प्रश्न हम लास्ट में लेंगे, आप डाउट लिख के रखिएगा, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, हाँ। उपमान, उपमान मतलब सिमिली। सिमिली यदि पूर्व पद में है, जैसे कि मेघ इव, यहां इव शब्द से फिर से मेघ के साथ सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है, तो उस समास को हम क्या कहेंगे? उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, मेघ श्याम। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, कुसुम कोमलम, कुसुमम इव कोमलम, है ना? कैसी चीज है? कुसुम के समान कोमल है, हृदयम वगैरह। ये हो गया उपमान पूर्व पद। पांचवा प्रकार होता है उपमान उत्तर पद, मतलब जिसके उत्तर पद में उपमान रहता है, जैसे कि नरः व्याघ्रः इव। नरः, नर को डिफाइन किया जा रहा है, और कैसा है वो नर? उसके लिए उपमा दी जाए, उपमा दी जा रही है व्याघ्रः इव, वाघ के समान अथवा व्याघ्र के समान, टाइगर, लाइक अ टाइगर, अ पर्सन लाइक अ टाइगर। सिमिलरली नर व्याघ्र, नर सिंह, ऐसा। अथवा मुख पद्मम, मुखम पद्मम इव, है ना? तो इन दोनों को समझ लेना है। इव शब्द का प्रयोग हो रहा है यदि पूर्व पद में सिमिलैरिटी, पूर्व पद यदि उपमानवाचक है, मेघ, जैसे कि मेघ श्याम, ये शब्द देखा, यदि यदि पूर्व पद उपमान है तो वह उपमान पूर्व पद, वो समास उपमान पूर्व पद कहलाएगा। यदि उत्तर पद में उपमान है तो उपमान उत्तर पद कहलाएगा। अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा मतलब यहाँ यू नो द सम कंसेप्ट इज एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, विद्या एव धनम, यहाँ एव शब्द का जिस जिस समास में आप एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस समास को बोलते हैं अवधारणा पूर्व पद। विद्या एव, विद्या ही धन है, तो पूर्व पद में विद्या धन को डिफाइन कर रहे हैं कि विद्या एव धन, है ना? तो वैसे ही गुरु एव देवः, गुरुदेवः, तपः एव धनम, तपोधनम, इसको हम बोलेंगे अवधारणा पूर्व पद। उसके बाद आता है संभावना पूर्व पद। इसमें क्या होता है? अजम्पशंस होता है, अजम्पशन। जैसे कि यदि मुझे आम्र वृक्ष डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा आम्रः इति वृक्षः, तो वहां इति पद का प्रयोग किया जाता है। अयोध्या नगरी, इसको डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा अयोध्या इति नगरी। बस, इसका ज्यादा इतना प्रयोग नहीं होता, लेकिन जहां जहां एग्जाम्पल मिलते हैं तो हम वहां अप्लाई कर सकते। द्वारका नगरी, द्वारका इति नगरी, द्वारका नगरी। सिमिलरली आठवां प्रकार है मध्यम, मध्यम पद लोप समास। मतलब उसमें क्या हो जाएगा? मध्यम वाला जो पद है, उस पद को ड्रॉप कर देंगे हम, उसका लोप हो जाएगा, हाँ, ओमिशन हो जाएगा। जैसे कि देव पूजक ब्राह्मण, वहां जो पूजक शब्द है वो ड्रॉप हो जाएगा, बचेगा देव ब्राह्मण। सिमिलरली द्विशतम, द्विशतम मतलब क्या? द्वि अधिकम शतम, द्विशतम, अधिक पद का लोप हो गया। तो ऐसे ही द्वा अधिक, द्वौ अधिक दशः, अथवा दशम करना है तो द्वादशः, ऐसा कर सकते हैं, द्वादशम वगैरह कर सकते हैं। और मयूर वंश का एक प्रकार है जिसका ज्यादातर उपयोग नहीं है, लेकिन एक उदाहरण आप याद रख सकते हो, अन्यः देशः देशांतरम। ठीक है, अभी मैं वन वन आई विल डिफाइन। फर्स्ट वी विल टेक अप द टॉपिक ऑफ विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः। स्ट्रक्चर हमें समझ लेना है। पूर्व पद यदि विशेषण, पूर्व पद में यदि विशेषण आ रहा है, उत्तर पद में यदि विशेष्य पद है, तो इस प्रकार को, इस कर्मधारय के प्रकार को हम क्या बोलेंगे? विशेषण पूर्व पद कर्मधारयः। उदाहरण क्या है? दीर्घलता। अभी जहां जहां आप उदाहरण देखेंगे
वहां आपको प्रैक्टिस करनी है विग्रह करने की। तो विग्रह क्या बनेगा? दीर्घा च असौ लता च दीर्घलता। सिमिलरली श्वेत कमलम, इसका क्या बनेगा? श्वेतम च तत् अथवा एतत् अथवा इदम कमलम। कोई भी, आइदर यू कैन यूज तत्, आइदर यू कैन यूज एतत्, आइदर यू कैन यूज अदह, आइदर यू कैन यूज इदम। वॉट एवर यू फाइंड सिंपल फॉर यू, यू कैन यूज दैट। सिमिलरली नीलोत्पलम का क्या होगा? नाउ यू कैन स्पीक। नीलोत्पलम, ओके देन नीलं आई, च तत् उत्पलं च। हाँ नीलम च तत् उत्पलम च नीलोत्पलम। सिमिलरली नेक्स्ट कृष्ण सर्पः। कृष्णः च असौ सर्पः। कृष्णः च असौ सर्पः च। करेक्ट, दैट वाज कृष्ण सर्पः। अनदर सेकंड, विशेषण उत्तर पद कर्मधारयः। इसमें क्या होगा? पहला जो समास देखा उसमें पूर्व पद में विशेषण रहता था। इस समास में क्या होगा? विशेषण उत्तर पद में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वैयाकरण खसूचि, ऐसा उदाहरण है। उसका विग्रह वाक्य करेंगे तो वैयाकरण डिफाइन कौन किया जा रहा है? वैयाकरण, जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण पढ़ता है। मतलब हम सब की बात चल रही है। यदि हमें जिस समय उत्तर आना चाहिए उस समय नहीं आ रहा है और हम आकाश की तरफ ऐसे देख रहे, ऐसा दिखाने के लिए हमें याद है, तो हमें क्या कहा जाएगा? वैयाकरण ख सूचि ही। विग्रह वाक्य कैसा रहेगा? वैयाकरण च असौ ख सूचि ही च बन जाएगा, समास बन जाएगा, समस्त पद हो जाएगा वैयाकरण ख सूचि ही। क्लियर? सिमिलरली मीमांसकः च असौ दुर्दुरुटः, दोनों भी, ये ख सूची दुर्दुरुट, ये दोनों भी शब्द निंदावाचक है ना? तो मीमांसकः दुर्दुरुटः बन जाएगा मीमांसकश्चासौ दुर्दुरुटः मीमांसा दुर्दुरुटः। इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता, तो इतना काफी है उसका। अगला, विशेषण उभय पद कर्मधारयः। इस समास में क्या होता है? पूर्व पद भी विशेषण रहता है, उत्तर पद भी विशेषण रहता है, दोनों को मिला करके विशेषण उभय पद कर्मधारय समास बनता है। फॉर एग्जाम्पल, गतागतम, क्या बनेगा इसका? गतम च तत् आगतम च गतागतम। सिमिलरली दृष्टादृष्टम, नाम किम? दृष्टम च तत् अदृष्टम च। वैसे ही अगले दो पदों का आप समास विग्रह कर सकते हैं। मंदशीतलः, क्या बनेगा? मंदश्चासौ शीतलश्च मंदशीतलः। अगला होता है भोज्योष्णम, क्या बनेगा? भोज्यम च तत् अथवा एतत् अथवा इदम उष्णं च बन जाएगा भोज्योष्णम। दोनों भी पदों में इसमें क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। हो गया। चौथा समास है उपमान पूर्व पद कर्मधारयः। यहाँ थोड़ा सा हमें जान लेना है, इसका जो पूर्व पद रहता है, पूर्व पद में सिमिली होती है, उपमान होता है, उपमा दी जाती है, और उत्तर पद में उपमेय आता है। फॉर एग्जाम्पल, घनश्याम, ऐसा शब्द है घनश्याम। तो इसमें घन इव, और ये जहां जहां आप इव शब्द का प्रयोग कर रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। यदि आप पूर्व पद के साथ इव शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो उस समास को हम बोलेंगे उपमान पूर्व पद। तो सिमिलरली समुद्र गंभीर, मतलब समुद्र इव गंभीर, है ना? तो इसमें समुद्र के समान जो गंभीर है। सिमिलरली चंद्रमुखम, मतलब चंद्र इव मुखम चंद्रमुखम। मुख कैसा है? चंद्र के समान है। वो कितना गंभीर है? समुद्र की तरह गंभीर है। उत्तर पदार्थ प्रधान। लता तन्वी, कैसी लता है? कृश, लता इव
तन्वी। सिमिलरली मेघश्यामः, मदन मोहनः, द्राक्षा मधुरा वगैरह वगैरह इसके उदाहरण होते हैं। इसका एक कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देता हूं, आप इसका समस्त पद बताइएगा। कुसुमम इव कोमलम क्या बनेगा? कुसुम कोमलम। कोमलम। कुसुम कुसुम कोमल। कोमलम। सिमिलरली शैलाः इव उन्नताः। शैलोन्नता। शैलोन्नताः। शैलोन्नता। शैलोन्नता। हाँ, यहाँ क्या होता है, जब जब हम समास करते हैं ना, समास में हम प्रातिपदिक पिकअप करेंगे। वी विल टेक अप और पिकअप द प्रातिपदिकम। सो शैल इज अ प्रातिपदिकम एंड उन्नत इज अनदर प्रातिपदिकम. So we will take up both pratipadikam, and if there is a possibility of doing sandhi, we will do sandhi, because there is a rule sanhita ekapade nitya nitya dhatupasargayoho nitya samase. If there is a possibility while making a samasta pada, then definitely we have to do sandhi in between. तो शैल आकारांत शब्द है, उन्नत ये स्वरादि शब्द है, उ है, तो दोनों स्वरों के बीच में संधि हो जाएगी। अ प्लस उ आद गुणः, इस सूत्र से वहां क्या बन जाएगा? गुणादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा शैलोन्नताः, ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हिमशीतम। हिमा हिमशीतलम। हिमशीलम। हिमशीतलम। वेरी गुड। नेक्स्ट घनश्यामः। घनश्यामः। घनः इव श्यामः, घनश्याम। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट दुग्धधवलम। 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 वेरी गुड। Positive. अभी विग्रह वाक्य आपको बताना है। वज्रम इव कठोरम। वज्रम इव कठोरम, वज्र कठोरम। वेरी गुड। कुन्दः इति इव धवलाः। कुन्दाः इव धवलाः, कुन्दधवलाः। नेक्स्ट चंद्र इव मुखो मुखम। चंद्रमिव। चंद्र इव मुखम। चंद्रः इव इव मुखम। चंद्रः इव मुखम। चंद्र जैसा मुखम, ऐसा भी होता है, और यदि वहां अवधारणा करते हैं तो भी अलग समास हो सकता है, या उपमान उत्तर पद करते तो भी हो सकता है। तो फिलहाल हम उपमान पूर्व पद का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो करेंगे। चंद्रम इव, चंद्र पुल्लिंग शब्द, चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। अगला नवनीतम् इव मृदुलं हृदयम्। नवनीतम इव मृदुलम, मृदु इति अर्थ। सिमिलरली कैलास गौरम मतलब कैलास इव गौरम। वस्तुतः तत्र द्वितीय विभक्ति श्लोक मध्ये आयाति, किंतु कैलासः इव गौरः, कैलास गौरः गौरः तम कैलास गौरम वृषमारुरुक्षोः, रघुवंशस्य प्रथमे एव सर्गे तत्र आयाति अयं श्लोकः। द्वितीय सर्गे आयाति, क्षम्यतां, द्वितीय सर्गे अयं श्लोकः आयाति, कैलास गौरम वृषमारुरुक्षोः। तथा अग्रे कुशाग्रः इव निशिता मतिः। कुशाग्रम इति भवेत्। कुशाग्रम इव निशिता मतिः, निशिता नाम तीक्ष्णा मतिः इति अर्थः। अस्तु, अधुना अग्रिमः समासः उपमान उत्तरपद कर्मधारयः। पांचवा प्रकार है। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल जाता है। उपमान उत्तर पद कर्मधारय मतलब क्या? जिसके उत्तर पद में क्या होता है? उपमान होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पूर्व पद उपमेय रहता है और दूसरा पद उपमान रहता है, उपमानवाचक रहता है। फॉर एग्जाम्पल पुरुष व्याघ्रः, यहाँ क्या होता है? पुरुषः व्याघ्रः इव, इव शब्द व्याघ्र उत्तर पद के साथ आप जोड़ेंगे, पुरुषः व्याघ्रः इव। सिमिलरली अग्रिमम
नृसिंह, इसका क्या होगा? नृ शब्द डायरेक्टली आप इफ यू वांट टू डिक्लाइन दैट नृ शब्द, द फर्स्ट द प्रथमा विभक्ति एकवचनम वुड बी ना इति. सो ना सिंहः इव, अथवा यू कैन इवन मेक नरः सिंहः इव, नरसिंहः, ऐसा भी बना सकते हो जी. नेक्स्ट. करः पल्लवमिव. करः पल्लवम् इव इति. तत्र कोमलता अनेन प्रकारेण उच्यते. अग्रे. सिद्धान्तः कौमुदी इव. जब हम बोलते हैं हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, तो सिद्धांत लघु में आए हुए सिद्धांत, सिद्धांत कौमुदी में आए हुए सिद्धांत कैसे होते हैं? सिद्धांत कौमुदी इव. कौमुदीमिव. हाँ, तो जो व्यक्ति जितना रममान कौमुदी को देख के होता है, जितनी शीतलता उसको कौमुदी देख करके होती है, उतनी ही शीतलता लघु सिद्धांत पढ़ने से मिलती है कि नहीं? हाँ जी. जी, कुछ पूछना था? नहीं ना? ओके. इसके कुछ एग्जाम्पल आपके अभ्यास के लिए रखे हैं. एक एक उदाहरण आप बताइए. नरः व्याघ्रः इव, समस्त पदम किम? नरव्यग्रह. नरव्याघ्रः. पुरुषसिंहः. पुरुष सिंहः. पुरुषसिंहः एक पदम. अग्रे. मुखपदम्. पद्मम्. मुखम पद्मम इव मुखपद्मम. चरणकमलम. चरणं कमलम् इव. चरणं कमलम् इव. चरणम इति अपि वक्तुं न शक्य. चरणः अथवा चरणौ इति वक्तव्यम्. चरणः कमलम् इव अथवा चरणौ कमलम् इव. ओके. नेक्स्ट. सर अगर कमलम चरणौ कमलम इव करेंगे तो कमलम एक वचन में ही रखेंगे चरण का द्विवचन करने के बाद. ना 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 ना, कमल शब्द से यहाँ कोमलता डिफाइन की जा रही है. तो उत्तर पद में यदि आपको कमलम नपुंसकत्व दिख रहा है, तो यू कैन नॉट मेक चरण कमलौ, यू हैव टू से चरण कमलम. ठीक है. कपि कुंजरम, यहाँ कुंजर शब्द का अर्थ हाथी ऐसा न लेते हुए श्रेष्ठत्व ऐसा लेते हैं. श्रेष्ठ. कपि श्रेष्ठ इव, कुंजरः इव ऐसा बोलते हैं. निर्णयः सिन्धुः इव गभीरः गंभीरः इति. तथैव तनु लता इव, तनु नाम कृशा, लता इव कृशा इति अर्थः. ओके. तर इव आहे तर एक विचारू का? हाँ. इवला ऍक्च्युली सदृश योग तृतीय विभक्ती नाही लागणार का? न न न न, अत्र नास्ति. कर्मधारे तथा नास्ति. ओके. उपमान उत्तरपद कर्मधारयः, तेषाम् उदाहरणानि अत्र निर्मातव्यानि. मया पदानि स्थापितानि. I have put some nouns in front of you. By using Raja, by using Simha, you have to form a samasta pada. राजसिंहः. राजसिंहः. नेक्स्ट. उसका विग्रह वाक्य बोलिएगा. राजा सिंहः इव. हाँ, राजा सिंहः इव. सिमिलरली वदनम अरविंदम, इसका पहले विग्रह वाक्य बनाओ, बाद में समस्त पद बनाओ. वदनम अरविंदम इव. वदनम मुखम, अरविंदम नाम कमलम इव. हाँ, वदनारविंदम. 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 समटाइम्स वी इवन से चरणारविंदम. ओके. नेक्स्ट. पाणकिशलयम्. करः किसलयम्. करः किसलयम्. किसलयम् इति तत्र वनस्पति, यत्र पल्लवता, यत्र मृदुता दर्श्यते, तत्र किसलय इति शब्दस्य नाम किं? यथा आम्रवृक्षं भवति खलु, आम्रवृक्षाणां नूतन पर्णानां उत्पत्तिः यदा भवति, तत् पत्रं, तस्य वर्णः
यथा तस्य वर्णः तस्य मृदुता यथा दृश्यते तस्य कृते शब्दः प्रयुज्यते किसलयम्। तो करः कीदृशः वर्तते? करः किसलयमेव मृदुलः करः अस्ति इति अर्थः। अग्रे। श्रीरत्नं श्रीरत्नमेव स्त्रीरत्नम्। हाँ, स्त्रीः रत्नम् इव स्त्रीरत्नम् इति भवति। सिमिलर्ली कुञ्जरः, शार्दूलः, सिंहः, इंद्रः, these words are used to show श्रेष्ठता. तो बेसिकली whenever you say पुरुष सिंहः, पुरुष शार्दूलः, पुरुष वृषभः, लाइक नरर्षभ, नरऋषभः, ऐसा शब्द यूज किया जाता है तो वो श्रेष्ठत्व वाची होता है। या कुंजर शब्द का हाथी ऐसा अर्थ न लेते हुए, शार्दुल शब्द का द छावा ऐसा अर्थ न लेते हुए, सिंह शब्द का सिंह लायन ऐसा अर्थ न लेते हुए श्रेष्ठ, उनके समान, पराक्रमी वगैरह दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके। करकिसलयम याचं लिंग कोणतं राहील? किसलयम उत्तर पद में जो लिंगवाचक जो शब्द रहता है, किसलयम ये नपुंसक लिंगम है तो बन जाएगा कर किसलयम। हा, मग करह किसलयम इव, मग हाताची उपमा आहे ना, मग हात नपुंसक लिंग. उत्तर पद में जो पद है उस पद के अनुसार यह समास हो। ओके। वाक्य कसं म्हणजे वाक्यामध्ये आपण कसं वापरू मग त्याला? कारण हे इटसेल्फ इट इज म्हणजे हे विशेषण बनतंय ना कर किसलय. जी, तो लेट मी यूज द फर्स्ट एग्जांपल ओनली। नरसिंहः गच्छति, नरसिंहः गच्छति। सिमिलरली तस्य करकिसलयं वर्तते मीन्स व्हाट? हिज हैंड इज वेरी सॉफ्ट। मग इथे ओके, तस्य नपुंसकलिंग, करकिसलयं वर्तते। नपुंसकलिंग होईल इथे. नपुंसकलिंग, ठीक है। अग्रे अग्रिमः समासः अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय। तत्र किं भवति, किम् अभूत्? अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय, इस समास में हमेशा ही एव शब्द का प्रयोग होगा अवधारणार्थक। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है विद्या एव धनम, बनेगा विद्याधनम। सिमिलरली अगला ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, गीतायाम आयाति ज्ञानम एव अग्निः ज्ञानाग्निः, है ना, अवधारणा पूर्वपद। सिमिलरली विवेक एव संपत्, विवेक संपत्। ओके, गुरुः एव देवः, गुरुदेव। सिमिलरली यू कैन प्रैक्टिस नाउ बाय ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। समास विग्रह कथम? सर अवधारणाला आपण काय बोलू शकतो? अवधारणा निश्चय, निश्चय। ओके ओके, थैंक यू सर। असर्शन, यस। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि इस पद को डिफाइन करना है, इसका विग्रह वाक्य बनाना है, तो क्या करेंगे? ज्ञान एव अग्नि, ज्ञानम एव अग्निः ज्ञानाग्निः, सह ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते इति अर्थः। ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि ही सारे कर्मों को भस्म करती है, दग्ध करती है। अनदर सेंटेंस आई हैव पुट हियर, कीर्तिश्रिया समृद्धः अयं जनः, एषः जनः अत्र आगच्छति, सः कीदृशः जनः वर्तते? कीर्तिश्रिया समृद्धः अयं जनः मीन्स व्हाट? कीर्तिः एव श्रीः, कीर्तिश्रीः, तया कीर्तिश्रिया समृद्धः। मैंने अलग अलग विभक्तियों में वो रखे हैं। यू हैव टू व्हाइल डूइंग विग्रह वाक्य ऑफ दैट यू हैव टू यूज प्रथमा विभक्ति। ओके, कीर्ति एव श्रीः संपत्तिः, संपत्। बरोबर आहे ना? Please mute yourself if you want to ask something or if you want to answer some question, then unmute and then say. होय होय.
अगला अगला एग्जाम्पल। वाक् एव बाणः तैः। वाक् एव बाणः वाग्बाणः तैः वाग्बाणैः मा प्रहर। डोंट यूज हार्श वर्ड्स। वाग्बाणैः मा प्रहर, isn't it? अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा। संस्कृत भारती वाले लोग जानते हैं इस कहानी को, है ना? तो हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, इनका विग्रह वाक्य बोलिए। अवनी एव तलम। ना मैं जो हाईलाइटेड नहीं किया नहीं है नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, संस्कृतम संस्कृतम एव एव गंगाधारा। गंगाधारा। संस्कृतम एव गंगा, संस्कृत गंगाधारा। कथम अहम दारिद्र्य नरकात् मुक्तिं प्राप्नुयाम। क्या होगा इसका विग्रह? दारिद्र्यम् एव नरकं तस्मात्। दारिद्र्यम एव नरकः, दारिद्र्य नरकः, तस्मात् नरकात् दारिद्र्य नरकात्। सर सब लोग एव एव क्यों बोल रहे हो? इव इव है ना? ना जी, हम अवधारणा में है अभी, हमने उपमान छोड़ दिया। ये पांचवा समास अवधारणा चल रहा है ना? सर मुझे समझ में नहीं छठा है सर, ये सिक्स्थ है। अच्छा छठा, सॉरी, छठे में है हम। अवधारणा, ये समास हम पढ़ रहे, अवधारणा पूर्व पद कर्मधारे पढ़ रहे। तो अवधारणा शब्द के स्थान पे इससे क्या அவங்களுக்கு प्रतीत होता है ये नहीं समझ में சொல்லி भैया तुम्हाला ग्राउंडवर खेळायला सांगितलंय आणि सगळे इथे प्रॅक्टिस करत बसतायत. सबको एक बार विनंती है, பட் அவங்களுக்கு அதை म्यूट करिएगा अपने आप। முதல்ல हा வந்து இவ்வளவு குண்டு குண்டா பண்ணாங்க. काय ते அப்புறம் நான் தான் இப்ப பண்றேன். பண்ணி அதை होय சின்ன की, पण சின்னதா உங்களுக்கு தெரியும். कुठलाही व्यायाम वगैरे असले तर ग्राउंडवर खेळत असतो ना, कॉलेजमध्ये करायला असतो सांग बघूया. जावा तिकडे क्षम्यताम्। अस्तु। किम किम प्रचलति अस्माकं। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, ये वाला जो चार्ट है ये आपके सामने रखिएगा। अवधारणा शब्द का अर्थ होता है निश्चय। यदि निश्चयात पूर्वक कुछ, निश्चय पूर्वक यदि कुछ बोलना है तो उस शब्द के साथ हम एव शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, हर एक का एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। जैसे कि विद्याधन ऐसा शब्द प्रयुक्त हो रहा है वाक्य में, तो उसका विग्रह करते समय हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको हम धन बोल रहे हैं? तो हमारे लिए विद्या ही धन है। तो ऐसा यदि एववाचक शब्द यूज करना है तो हम एव, मतलब ही, मराठी में हम स ज्याला म्हणतो, किंवा हिंदी में डैश डैश ही, विद्या ही, ऐसा कुछ डिफाइन करना है तो हम एव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नाउ वी आर इन सिक्स्थ वन। हाँ, वी हैव टू फिनिश सेवंथ, एट एंड नाइन्थ वन। ओके, इसके एक दो एग्जाम्पल हमने देखे। एक दो फिर से, मुखचंद्र, अविद्यातमः, मुखचंद्रः, ये करिएगा। मुखः, मुखम एव, इव एव इव इव चंद्रः। अवधारणा यदि देखो, दोनों में अंतर क्या होगा? यदि आपको उपमा देनी है मुखम तो एव चंद्रः शब्द का एव, प्रयोग करिए। हाँ हाँ। यदि आपको मुखम अरे एव नहीं, चंद्रः। उसका मुख ही चंद्र है, ऐसे भी डिफाइन करते हैं बहुत सारे कवि लोग। अरे अरे उनका मुख ही कमल है बाबा, ऐसा बोलते हैं। उनका मुख ही चंद्र है, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। ऐसा होता नहीं वस्तुतः, लेकिन डिफाइन करने के लिए क्या जाता है। अविद्यातमः मतलब क्या? अविद्या एव तमः। हाँ, तमः नाम अंधकारः, अविद्यातमः। पादपद्मम्, पादौ एव पद्मम्। पादौ एव पद्मम्। अभी इसका आप उपमान उत्तर पद भी कर सकते हैं। पादः पद्मम इव, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन विवक्षा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। इफ आई वांट टू डिफाइन, अरे उसके पैर ही पद्म है, तो आई विल से पादः एव पद्मः। इफ आई वांट टू से हर फीट और हर फुट इज लाइक कमलम, लाइक और इंडीड, इसमें अंतर होता है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन कर्तृविवक्ष. मुखकमलम मुखम एव कमलम मुखकमलम. तपोधनम तपः एव धनम तपोधनम. ओके, सो दिस इज अवधारणा. संभावना, इसमें इति शब्द का प्रयोग किया जाता है. कुछ भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो वहां कॉमन नाउन या जो भी कुछ है उसको डिफाइन करने के लिए इति 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 ऐसा शब्द बीच में रखा जाता है. ज्यादा यूज नहीं होता इस समास का, लेकिन यू कैन यूज लाइक गंगा नदी, गंगा इति नदी, गंगा नदी, उसको बोलेंगे संभावना पूर्व पद कर्मधारय. वैसे ही अयोध्या नगरी, अयोध्या इति नगरी, अयोध्या नगरी. आम्र वृक्ष, आम्र इति वृक्ष, आम्र वृक्ष. हिमालय पर्वत, भारत देश, देवता बुद्धि, सात्विक बुद्धि, वगैरह वगैरह. जो भी आपको डिफाइन करना है इति शब्द का यूज करके आप कर सकते हैं. अभी हमारा समय बहुत कम है, सो आई विल ट्राई टू मूव फास्ट. मध्यम पद लोपी समास है. इसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है. जैसे कि इसका फेमस एग्जांपल आता है शाक पार्थिव. मतलब क्या? शाक प्रिय पार्थिव, जिसको सब्जी बहुत पसंद है. अभी वो प्रिय शब्द का लोप हो जाएगा और बचेगा शाक पार्थिव. ओके, शाक पार्थिव. सिमिलरली इसका कुछ अभ्यास करते हैं. देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण. सिंहासनम, सिंहासनम मतलब क्या? सिंहस्य आसनम तु षष्ठी तत्पुरुष तु न भवति. और दूसरा भी कोई समास नहीं हो सकता है. सिंह एव आसनम ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना है. यहाँ राजा जिसके ऊपर बैठता है उसको भी सिंहासन बोला जाता है. तो बेसिकली वहां सिंह नहीं रहता, तो सिंह एव आसनम ऐसा नहीं बोल सकते, अवधारणा नहीं कर सकते. तो उसके लिए स्वतंत्र मध्यम पदलोपी कर दिया कि सिंह चिन्हितम आसनम सिंहासनम. सिंह का चिन्ह जिसके ऊपर विद्यमान है उस आसन को हम क्या बोलेंगे? सिंहासनम बोलेंगे. छाया तरु फेमस शब्द है. मेघदूतम जिन्होंने पढ़ा है, पहले ही श्लोक में स्निग्ध छाया तरुषु वसति रामगिरियाश्रमेषु कालिदास जी डिफाइन करते हैं, है ना, यक्ष का वर्णन करते हैं. तो छाया तरुः मतलब क्या? छाया प्रधान तरुः, छाया तरुः. प्रधान शब्द का लोप हो गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? मध्यम पदलोपी समास बोलेंगे. पर्णशाला, पर्णस्य शाला, यदि विवक्षा वैसी है तो यू कैन से इवन षष्ठी तत्पुरुष. पर्णैः निर्मिता शाखा शाला, दैट वुड बी मध्यम पदलोपी समास. परशुरामः, परशुरामः मीन्स व्हाट? परशु प्रहरणः रामः. ऐसा व्यक्ति जिसका प्रहरण, जिसका शस्त्र क्या है? परशु है, उस व्यक्ति को बोलेंगे परशुराम. शाखा मृगः मतलब शाखा प्रसक्तः, प्रसक्तः उपविष्टः अथवा तत्र विद्यमानः मृगः, शाखा मृगः. कपिः इति अर्थः. मुरली कृष्णः नाम किं? मुरलीवादकः कृष्णः, मुरली कृष्णः, मुरलीधरः. ओके, सिमिलरली ये हो गया मध्यम पदलोपी. मयूर व्यंसक आदि कुछ समास का प्रकार है. महोदय, अत्र शरज्योत्स्ना वदतु मध्यमपदलोपी कर्मधारयः वा? हाँ, शरदी विद्यमाना ज्योत्स्ना शरज्योत्स्ना इति उच्यते. अधुना निमेषत्रयम् अस्ति. यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् समापयामः. सर तुम्ही काय म्हटलं होता की ती दुसरी एक प्लेलिस्ट आहे त्याच्यात तद्धिताचं वगैरे रिलेटेड, तर ते प्लीज शेअर कराल का? Sure, sure, I will do that. Let me do Purnamadah, then we will discuss, right? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. सर एक विचारू? निमिष. हाँ हरिओम जी.